एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पलक रखियानी। इस सेशन में हम बात करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, यानी क्लास 10th बायोलॉजी में चैप्टर आर एनवायरनमेंट। ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ही ली हैं एंड नाउ दिस यानी वेस्ट मैनेजमेंट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इस पूरे सेशन में आपको देखना है कि भाई जो वेस्ट निकलता है कैसे वो इन्वायरमेंट को, अपनी सराउंडिंग को हार्म पहुंचाता है। एंड अब जब हम कर ही दिया है तो दुखी होने की बजाय हम उसका मैनेजमेंट यानी कैसे प्रॉपर तरीके से हम वेस्ट को डिस्पोज करें। सो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और शुरुआत होने से पहले एक डाउट पहले ही क्लियर कर दूं। सवाल ये रहता है कि मैम इज़ दिस वीडियो पर्टिकुलरली फॉर ओलंपियाड? तो आपको बता दूं, नेशनल साइंस ओलंपियाड ये बेसिकली आपकी जो सीबीएसई बोर्ड की तैयारी है उसी को और स्ट्रेंथन करने के लिए होता है। यानी जितना भी करिकुलम है ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है। एंड कहीं कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स आते हैं तो मैं उसी वक्त बता देती हूँ कि ये पर्टिकुलरली कंपटीशन विंडो के हिसाब से है। तो ज़रूर यू ऑल कैन वॉच दिस वीडियो। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो आपको पता ही है भाई, देता आता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन केजी से लेके 12th क्लास तक। और आपकी इसी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए आपके लिए हम लेके आए हैं बुक्स एंड ई बुक्स। यानी जितना भी क्वालिटी कंटेंट आपको दिखता है उन सब की आप बुक्स ले सकते हैं। बुक्स को कैसे अवेल करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी होगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है तो एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म में आपसे कुछ डिटेल्स पूछेंगे लाइक व्हाट बुक्स डू यू वांट, वो आप फिल करिए, फॉर्म को सबमिट कीजिए। देन हमारी एमबी की टीम आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी। सो शुरुआत करते हैं सेशन की। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर भाई? आइए, शुभ मुहूर्त निकल चुका है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। मज़ेदार बात है क्योंकि चैप्टर का लास्ट पार्ट यही है। तो पूरे चैप्टर के हर एक टॉपिक में हमने पढ़ा है, घबराओ नहीं। डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट की लिंक है, तो उस प्लेलिस्ट में से जाके आप बाकी थिंग्स को जो है रिवाइज कर सकते हो। अब नाउ दिस बीइंग अ वेरी सिंपल टॉपिक, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हमें पता है वेस्ट क्या होता है, कचरा क्या है, उसको मैनेज कैसे करना है। इट्स जस्ट इस पूरे सेशन में हम एक सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे कि भाई एक्चुअल में क्या हो रहा है एंड हमें सब्जेक्टिव के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट अकेला सॉलिड तो नहीं है भाई, बहुत तरह के वेस्ट हो सकते हैं। वेस्ट गैस के फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड सॉलिड भी। बट नाउ आपको इस पूरे जो है वीडियो में क्या देखने को मिलेगा, या आपके सिलेबस में, करिकुलम में क्या है, सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना है ना। जो अपना कचरा होता है सॉलिड वाला, जैसे आप ले लो वेजिटेबल की पील हो गई या फिर जो भी बाकी वेस्ट जो भी सॉलिड फॉर्म में आते हैं, तो उसकी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन वी एक्यूमुलेट वेस्ट इन द इन्वायरमेंट, यानी क्या होता है जब इन्वायरमेंट में वेस्ट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। इन आवर डेली लाइफ वी जनरेट अ लॉट ऑफ मटेरियल्स एंड थ्रो देम अवे। द यूजलेस लेफ्ट ओवर और डिस्कार्डेड मटेरियल्स आर टर्म्ड एज वेस्ट। तो भाई वेस्ट शायद हम लोगों को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, कितना कचरा फैलाते हैं हम, है ना, इमेजिन भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब वो इमेजिन क्यों नहीं होता है? क्योंकि घर में जो कचरा हुआ है उसको तो हम साफ करके कर देते हैं बाहर, है ना। घर में हल्का सा भी कचरा हुआ तो यहाँ से निकालो, लेकिन निकाल के क्या कर देते थे, सीधा बाहर। तो क्या है ना, रियलाइजेशन नहीं होता था। किसी दिन देखना, अगर घर में 4-5 दिन, बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ तो मैं 2 दिन भी अगर जो है क्लीनिंग नहीं हुई, सफाई नहीं हुई, तो घर का हाल देखा करो। कितना सारा जो है डस्ट, रोज़मर्रा के इतने सारे कचरे होते हैं जो इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। कभी ये देखना, कभी ट्राई करके देखना कि 1-2 दिन सफाई नहीं हुई तो कितना वेस्ट। और हम क्या करते हैं, इस वेस्ट को सीधे उठा के फेंक दिया बाहर। एंड मैक्सिमम वेस्ट तो मैंने तब देखा है भाई, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबली, जब भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब भी हम गाड़ी पे होते हैं, है ना, गाड़ी वगैरह में जा रहे होते हैं, तो गाड़ी की खिड़की के बाहर ऐसा लगता है पूरा वर्ल्ड इज़ अ डस्टबिन, है कि नहीं। खिड़की के बाहर बस उठा के फेंक दिया, अब वो जहाँ भी जाए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, हमें ध्यान रखनी है ना। मैं आपको नहीं कह रही हूँ झाड़ू लेके निकलो और पूरी जो है रोड का झाड़ू लगाओ, नहीं, इतना नहीं। सिर्फ छोटे से शुरुआत करो कि आप खुद ही कचरा फैलाना बंद कर दो, दूसरों को मत टोको, खुद फैलाना बंद कर दो, तो चीज़ें जो हैं काफ़ी सेटल हो जाएगी। तो इस सेशन में बोलोगे वेस्ट बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन अगेन बता रही हूँ, इस पे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें लिखना कैसे है विद प्रॉपर साइंटिफिक लैंग्वेज, वो मैं आपको बताऊँगी। द वेस्ट मटेरियल्स कैन बी गैसियस, जैसे मैंने आपको बात करी भाई, गैस के फॉर्म में भी हो सकता है वेस्ट। कैसे? तो वही गाड़ियों की जिनकी बात मैंने की। तो पेट्रोल जल रहा है भाई, फॉसिल फ्यूल जल रहे हैं, तो पीछे क्या निकलता है गाड़ियों के, स्मोक निकलता है। तो इन द फॉर्म ऑफ स्मोक वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज अ काइंड ऑफ वेस्ट, है कि नहीं भाई। एग्जॉस्ट हो गए
या फिर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उनकी चिमनी में से कितने हार्मफुल जो है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, ठीक है। अब दूसरा ले लो लिक्विड। लिक्विड भी काफ़ी जो है कॉमन वेस्ट है, आप कह सकते हो आपके सीवेज वगैरह में से जो वेस्ट निकलता है कि नहीं भाई, यूरिन वगैरह का वेस्ट होता है, सीवेज का पानी होता है, नाली का पानी, लिक्विड वेस्ट है ना, बोलते ही ईव लग रहा है सबको है। सॉलिड वेस्ट की बात करो तो बहुत सारे हैं, ये अगेन फूड वेस्ट आप अपने घर में देखो, किचन का वेस्ट अलग, आपके वॉशरूम का वेस्ट अलग है, लड़कियां हैं तो मेकअप रूम का वेस्ट अलग, आजकल तो लड़कों को भी बहुत शौक है, ग्रूमिंग तो लड़के भी करते हैं, चलो भाई बाल वाल इतने बनाते हैं लड़के भी, तो उनका वेस्ट ले लो, है ना। आपके ड्राइंग रूम का अलग वेस्ट हो गया, स्टडी टेबल का, तो यानी कितने डिफरेंट टाइप के वेस्ट देख सकते हैं, अपने अराउंड ही देखना आज आसपास, है ना, कितने वेस्ट करते हो भाई चीज़ें, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटा, इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट एंड मेनी मोर। तो सॉलिड वेस्ट in particular get accumulated in the environment for shorter or longer duration. These are the main sources of soil pollution. क्यों सॉलिड वेस्ट की बात की गई है? क्योंकि सॉइल पोल्यूशन का, हमारी जो मिट्टी है उसका सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कौन करते हैं? सॉलिड वेस्ट। अब बोले मैम मिट्टी से क्या हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन से क्या हो रहा है, सवाल ही उठता है ना, व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन। तो सॉइल पोल्यूशन क्या रोल प्ले करता है बताती हूँ। हमें पता है यार, पूरा चैप्टर तुम आर एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो, और किसकी बात करी थी, मैं बोल रही थी कि ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, खाना पीना कर क्यों रहे हैं, बिकॉज ऑफ एनर्जी। खाते क्यों हैं? एनर्जी के लिए। टेस्ट वगैरह बाद में, है ना, टेस्ट वगैरह बाद में, 2-3 दिन खाना नहीं खाओ तो कुछ भी खिला दो खा लोगे। सो टेस्ट इज अपार्ट, किसके लिए खाते हैं भाई? एनर्जी के लिए। अब एनर्जी क्यों चाहिए? रूटीन के सारे काम करने के लिए, ना कि सिर्फ बाहर के काम, लेकिन बॉडी के इंटरनल वर्क्स लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन एंड मेनी मोर, तो चाहिए हमें एनर्जी। अब ये एनर्जी बेटा आएगी कहाँ से? तो फूड चेन पड़ी है, तो ये चैप्टर देख रहे हो कैसे आपस में इंटर रिलेट होता है। फूड चेन पड़ी है, फूड चेन में सबसे नीचा पहला ट्रॉफिक लेवल कौन लेता है भाई? प्रोड्यूसर्स। एंड प्रोड्यूसर्स में कौन आते हैं बेटा? मेरे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स आते हैं प्रोड्यूसर में। और ये प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं ज़रा मुझे बताओ? सॉइल के अंदर। और अगर इसी सॉइल में तुम वेस्ट डाल रहे हो हार्मफुल, यानी हार्मफुल केमिकल अगर इस सॉइल में मिल गए, तो जो उससे प्लांट ग्रो करेंगे वो सारे एक्यूमुलेट हो जाएंगे उस प्लांट में, एंड चाहे डायरेक्टली लो या इनडायरेक्टली लो, ह्यूमंस तक हर चीज़ आनी ही है। लॉ ऑफ कर्मा देखते हो? लॉ ऑफ कर्मा यानी व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप। भाई जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा, घूम फिर के सभी चीज़ें आपके पास आएंगी। तो ये बात समझ लेना, चाहे यहाँ की बात हो या कहीं की बात हो, किसी का बुरा मत सोचो, है ना। चाहे आपके साथ कोई भी बुरा करते हैं, आपको वैसा नहीं बनना है भाई, है ना। अपना देखो, मैं मतलब बहुत ही बेसिक फंडा है ये, मेरे हिसाब का फंडा है ये, कोई यूनिवर्सल फंडा नहीं है, बट मेरा ये बेसिक फंडा है कि भाई मैं ये नहीं कह रही कि आप दुनिया को खुश करो, ये नहीं है कि सबको जाके खुश करो, बट एटलीस्ट ट्राई कि यू डोंट मेक एनीवन फील बैड, या किसी को हर्ट मत करो। अब यहाँ पे बात वही हो रही है, हम वेस्ट करके क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम मदर नेचर को हर्ट कर रहे हैं। सॉइल एंड प्लांट्स, हम प्लांट्स को क्या हर्ट होता है बेटा? लिविंग है ये भी, है ना, इनमें भी सेंस ऑर्गन्स डेवलप्ड है, तो यानी कहीं ना कहीं दिक्कत हम पहुँचा रहे हैं, एंड वो दिक्कत आएगी हम तक ही। सो अगेन यानी इन चीज़ों को अगर थोड़ा मैनेज कर ले डेली लाइफ में, हल्के हल्के मैनेजमेंट से भी अचीव कर सकते हैं। तो समझे भाई सॉइल पोल्यूशन क्यों कह रहे हैं इतना? ये देखो इतने कचरे के ढेर देखे होंगे, कभी कचरे के ढेर के पास जाके खड़े तो हो जाओ, कितनी स्मेल आती है। कुछ बच्चों को तो जो है कचरे का डब्बा देने में भी वो आती है भाई, आजकल आते हैं ना गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल हैं, आते हैं गाड़ी वाले, तो वो कचरे वाले नहीं हैं भाई, वो सफाई कर्मी है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी बिग टास्क कि आप पूरी दुनिया का जो है पूरे लोगों का कचरा लेके जा रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे आते हैं, सॉलिड वेस्ट, क्योंकि पूरी कहानी इन पे है तो डिफरेंट सॉलिड वेस्ट हम डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। और आपको अगर लगता है कि इनके अलावा भी आपको आसपास कोई बहुत ही कम ही लिखे हैं, यहाँ तो एटसेट्रा लगा दिया, तो इस एटसेट्रा को ETC को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में, वहीं पे आके मैं चेक करूँगी, ठीक है भाई। ऐसे बैठे मत रहा करो, है ना, क्यों बैठे हो खाली, जल्दी से आ जाओ कमेंट सेक्शन पे और आंसर देना कि इसके अलावा आसपास आपको और कोई सॉलिड वेस्ट दिख रहा है तो। सॉलिड वेस्ट जनरली कम फ्रॉम रेसिडेंसेज, वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट्स, कैटल शेड्स, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड मैनी अदर प्लेसेस। अब हमें पता है यार सॉलिड वेस्ट जिस जगह से देखो आ ही आ रहा है, रेसिडेंस यानी क्या? घरों से सॉलिड वेस्ट आ रहा है डिफरेंट फॉर्म्स में। यानी मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई कर रहे हो, आप पेपर पे लिख रहे हो, लेकिन आपका आंसर गलत हो गया, तो आप क्या करते हो? उस पेपर को ऐसे ऐसे खचर करके और फेंक दोगे साइड में, ये हो गया एक सॉलिड वेस्ट, है कि नहीं। ये रेसिडेंसेस से काफ़ी सारे वेस्ट हो गए।
वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट से वेस्ट है, जो वेजिटेबल वगैरह सड़ जाते हैं तो फ्रूट वाले क्या करते हैं, हटा देते हैं भाई उसको, है ना, या उससे जो कचरा निकल रहा है। देन कैटल के शेड्स हैं भाई, वहाँ से आ रहा है कैटल का वेस्ट आ रहा है, सॉलिड एक्सक्रीटा आ रहा है। इंडस्ट्रीज से, यानी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं भाई, जो चीज़ बनानी है वो तो है, लेकिन उससे सबसे पहली चीज़ जो बच गई उसको हटा देगी, और बाय प्रोडक्ट्स है ना, बाय प्रोडक्ट में कुछ खराब चीज़ बनती है तो उसको हटा देते हैं। तो यानी क्या, कहीं ना कहीं ये इतने टाइप के वेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। अब क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे मैंने बोला कुछ ही नाम है यहाँ पे, गिनती तो बहुत ही अनलिमिटेड है, बट स्टिल आपको अगर अपने आसपास या ऐसा कोई भी सॉलिड वेस्ट ध्यान आता है इसके अलावा, सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सॉलिड वेस्ट इंक्लूड पीलिंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, other kitchen waste, ash, paper, cow dung, human excreta, ग्लास, प्लास्टिक्स, लेदर, रबर आर्टिकल, ब्रिक, सैंड, जितनी चीज़ें बोलो उतनी कम है। तो इतने क्या है, सॉलिड वेस्ट बताना है, ये चीज़ याद रखना है, लिक्विड या गैशियस मत बता देना, सॉलिड वाले वेस्ट बताने हैं। These different kinds of solid waste can be conveniently categorized into following categories। अब इन सॉलिड वेस्ट को वेस्ट मैनेजमेंट पता है कैसे किया जाएगा, किसी भी चीज़ को मैनेज कैसे करते हैं, ग्रुप्स बना के। अब जैसे आप लोग स्कूल जाते हो तो स्कूल में आप लोग डिफ्रेंशिएटेड कैसे हो, कुछ लोग क्लास फर्स्ट में है, कुछ थर्ड में है, फिफ्थ में है, ऐसे डिफ्रेंशिएटेड हो। उसमें भी सेक्शन होते हैं, फर्स्ट ए, टेंथ बी, टेंथ सी। तो ये क्या है, ये कैटेगरी दे दी गई है ताकि हर क्लास की एक क्लास टीचर हो, और मतलब उसको अगर 30 स्टूडेंट्स दिए तो वो 30 स्टूडेंट्स ही संभाल सके, है कि नहीं। यानी अगर एक टीचर को तुम 100 स्टूडेंट दो और एक को 30 दो तो 30 वाली बेटर संभाल पाएगी ना, कि इतने ही पे मुझे ध्यान देना है। सो बात यहाँ ऐसी आती है कि बोलो मैम वेस्ट को क्या ज़रूरत थी कैटेगरी करने की। ज़रूरत ऐसे थी कि अगर हमने कैटेगरी बना दी तो उसको मैनेज करना, उसको संभालना और आसान हो सकता है। सो क्या कैटेगरीज है देख लेते हैं। नंबर 1, फूड वेस्ट। इट इंक्लूड्स वेस्ट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट्स एंड किचन्स, यानी जितनी भी लेफ्ट ओवर चीज़ें होती है। अब जैसे कुछ लोग अगर जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग खाते हैं, अब अंडा खाया तुमने, अंडे का छिलका क्या करा भाई, वो एक वेस्ट हो गया, है ना। अंडा तो खाने वाला पार्ट अलग, और वो जो वाइट पार्ट होता है उसका वो आपने अलग निकाल, शेल जो है आपने अलग निकाल के रख दिया। रॉटन एग या सड़ी हुई चीज़ें, पील्स वगैरह हो गए। वेस्ट ऑफ स्लॉटर हाउस एंड फूड कैनिंग इंडस्ट्री, यानी गाय भैंसों का जो चारा होता है, जितना चारा खाया ठीक है, जो खराब था उसको हटा दिया। तो ये एक कैटेगरी पूरी किसकी आ जाती है, फूड वेस्ट की। अब चाहे वो फूड वेस्ट घरों से हो, या ना होम से हो, रेसिडेंस से हो, फ्रूट या वेजिटेबल मार्केट से हो, या फिर किसी इंडस्ट्री से हो, उस एक पूरी कैटेगरी को हम किस में डाल देंगे, फूड वेस्ट में। दूसरी सिंपल कैटेगरी खैर कहने की ज़रूरत नहीं है, काउ डंग, जो गोबर वगैरह होते हैं, ह्यूमन का एक्सक्रीटा हुआ, या फार्म में जैसे आप बोलो हॉर्स का है, डॉग है, काऊ है, इन सब के क्या हो गए, इनके भी जो एक्सक्रीटा है उन सबको एक कैटेगरी में डाल देना, ठीक है भाई। थर्ड आ जाओ, ट्रैश एंड रबिश। ट्रैश एंड रबिश क्या होते हैं, जो बहुत ही बोलते हैं ना, जैसे आप थोड़ा मिक्स्ड है ये, पर जो सिर्फ गंदगी फैलाने का काम करता है। लाइक डर्ट हो गई, ऐश हो गया, सैंड, ब्रिक्स, पॉलीथीन के बैग्स हो गए, मेनली प्लास्टिक के वेस्ट इसमें आते हैं। टूटे हुए जो घर में सामान, ऐसे सामान होता है ना घर में, कुछ पूरा बढ़िया सा है लेकिन मान लो उसका एक पार्ट टूट गया, है ना, एक कार्डबोर्ड का बढ़िया बोर्ड है लेकिन उसका एक जो है पार्ट टूट गया। या फिर आपका कोई टेबल है ना, उसका कोई जो है एक लेफ्ट साइड का जो है पैर निकल गया, छोटे से होते हैं ना ऐसे लेग होते हैं टेबल के, तो वो निकल गया। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो आधी टूटी फूटी हैं उनको हम किस में डाल देते हैं, ट्रैश एंड रबिश में। एंड इवन प्लास्टिक के मटेरियल्स को भी हम इसी में इंक्लूड करेंगे। क्लियर है, सिंपल सी कैटेगरीज हैं। सॉलिड वेस्ट फ्रॉम केमिकल एंड अदर इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रीज से या इवन होम से जो भी केमिकल्स आ रहे हैं उनको एक तरफ कर दो। हॉस्पिटल वेस्ट अलग, हॉस्पिटल का तो खैर अलग ही टाइप का वेस्ट होता है क्योंकि वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं हमें पता है। मेडिसिन हैं, मेडिसिन की बॉटल्स के वेस्ट हैं, सिरिंज हैं, नीडल्स वगैरह हैं, है ना, वो ग्लव्स वगैरह यूज़ करते हैं जो डॉक्टर्स, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या सीन है भाई, आप एक बार यूज़ करो, यूज़ एंड थ्रो है, वही चीज़ आप पहन के नहीं कर सकते। वाई, बिकॉज इन्फेक्शन फैलता है। तो हॉस्पिटल वेस्ट भी काफ़ी निकलता है जिसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इट इंक्लूड्स कॉटन, बैंडेज, यूज्ड या ब्रोकन syringe, needle, plastic bottles, etc. When accumulated, these heaps of solid waste make the surrounding dirty and pollute the soil. कभी अगर, वैसे तो खैर काफ़ी एक्सपीरियंस रहे होंगे ये सॉलिड वेस्ट के पहाड़ के पास, पहाड़ तो छोड़ दो, हल्का सा भी कचरा 1-2 दिन तक रखा रह जाए ना कहीं पे, बहुत ही ऑफुल स्मेल आती है ना।
एक तो गंदा भी करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, मस्कीटोज़ वगैरह फ्लाइज होती हैं उसके ऊपर, वो फ्लाइज पहले वहाँ बैठेंगी, फिर घूम फिर के तुम जो है बाहर मोमोज़ खाने गए, उस मोमोज़ वाली जगह पे जाके बैठ गई, तो यानी बीमारी फैला दी, है ना। तभी क्यों कहता है कि बाहर का फूड अवॉइड करो, है ना। कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, भाई ऐसा नहीं है। देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो खाना बनाने वाला है वो गंदा खाना बना रहा है, दैट्स नॉट द थिंग। इट्स अबाउट एरिया ऐसा रहता है, तो क्या रहता है भाई, खुले एरियाज़ हो गए या फिर इवन रेस्टोरेंट्स वगैरह में नीटनेस नहीं है भाई, है ना। बड़े बड़े होटल तो चले जाते हो, कभी उनके किचन भी जाके देखना, है ना, तो कितनी गंदगी से काम होते हैं। तो ये है मेन पर्पस क्या है, क्लेनलीनेस का, साफ तरीके से काम हो। अब जैसे अपने घर की बात है, क्यों कहते हैं घर का खाना, भाई घर में अगर मम्मी बना रही है, पापा बना रहे हैं, कोई भी बना रहा है, तो एक नीटनेस से बनाते हैं ना अपन। हमें पता है कि भाई वो एरिया साफ़ है, घर की तो वैसे ही सफाई चलती रहती है बहुत, वो एरिया साफ़ है तो बीमारी फैलने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है भाई। तो यानी डर्टी एंड पल्यूट वाली कहानी तो पता है। व्हेन द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ वाज लो, अभी उस ज़माने की बात कर रहे हैं, किस ज़माने की, जब ह्यूमन पॉपुलेशन कम थी एंड टेक्नोलॉजी वॉज इन इट्स इन्फेंसी, यानी अभी टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो नहीं करी थी। द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ were easily degraded by decomposers present in nature, and these did not create any significant harmful effect on the environment. Environment पे उस टाइम में जब ह्यूमन पॉपुलेशन कम थी, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, टेक्नोलॉजी भी कम डेवलप हुई थी। अब तुमको क्या लगता है कि ये टेक्नोलॉजी जो हम फ़ोन्स वगैरह यूज़ करते हैं, बैटरी यूज़ करते हैं, एक बार यूज़ होके ख़त्म हो गई, ये भी अलग तरह का वेस्ट बनाते हैं। टेक्नोलॉजी का वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में देख लो, आप किसी कंपनी में देख लो, कितने जो है लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे डिवाइसेस हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बैटरी लग रही है ना, या फिर लाइट्स लगती हैं, तो उनके भी वेस्ट होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनको यूज़ करना बंद कर दो, ये बात भी इम्प्रैक्टिकल है। हम ये नहीं कह सकते आज की लाइफ में कि सब यूज़ करना बंद कर दो, वो नहीं है। यूज़ कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसका मैनेजमेंट, आप वेस्ट निकालते हो वो सही से करो, ये मेन पर्पस है, ठीक है। चलिए, इन द रिसेंट टाइम्स हाउएवर ह्यूमन पॉपुलेशन पता है भाई बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ गई है और टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस हो गई है। These two factors have contributed significantly in the deterioration of our environment. अब ये वर्ड बहुत बार यूज़ किया जाता है, डिटीरियोरेशन यानी ख़राब करना, डिप्लीट करना एनवायरनमेंट, वो सिंपल मतलब है इसका। Advancement in the technology has resulted in improvements in our lifestyle and also has changed our attitude. As a result, we have started using more and more of disposable articles, thereby generating huge amounts of waste material. अब ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है ना। दूसरी चीज़ हम क्या चाहते हैं, हमारी लाइफ काफ़ी इजी हो। अब जैसे इंडिया में यूजुअली स्टील वगैरह के जो अपन बर्तन यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, तो उनका क्या है सिस्टम भाई, खाने के बाद वॉश करना पड़ता है। तो यूजुअली अब क्या प्रेफर करने लगे हैं, डिस्पोजेबल चीज़ें, है ना। रोज़ जैसे अगर आपको टी कंज्यूम करनी है, या आप देखते हो बाहर टीज़ वगैरह मिलती है, तो कैसे डिस्पोजेबल कप्स में मिलती है, तो डिस्पोजेबल उस टाइम के लिए तो बढ़िया है, हाथ धोना नहीं पड़ रहा है, फेंक दो। लेकिन वो जो है वेस्ट कितना एक्यूमुलेट होता है उसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। अच्छा, अब बोलोगे मैम पेपर कप तो जो होते हैं, पेपर के जो कप्स वगैरह होते हैं, ये तो डिग्रेडेबल होते हैं, इनमें क्या दिक्कत है। बेटा किसी भी चीज़ की अति बिल्कुल अच्छी नहीं होती है ना, अ लॉट ऑफ समथिंग इज़ नॉट गुड, ठीक है। कोई चीज़ अच्छा हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा अच्छा भी नहीं हो, है ना। क्यों भाई, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ती है या कम होती है, उसमें नुकसान ही है। तो अगर पेपर कप मैं बिल्कुल मानती हूँ बायोडिग्रेडेबल है, बट अगेन डीकम्पोजर पे तो थोड़ी रहम खाओ, कैसे डिग्रेड करेंगे वो। तुम इतने सारे, इतनी एक्सेस क्वांटिटी में अगर पेपर कप आ जाएं, तो उनको राइट टाइम पे, मेरी बात को सुनना है ना, राइट टाइम पे डिग्रेड नहीं किया जा सकता। तो बोलो मैम टाइमिंग का क्या है, तो बेटा अगर मान लो तुम्हारे एग्ज़ाम है ना, और मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो तुमको मिल रहे हैं एग्ज़ाम के जो है 1 साल बाद, तो बोलो मैम अब क्या करेंगे, बोलोगे ना मैम अब क्या करें इस वीडियो का। तो ऐसे आते हैं कमेंट कि मैम अब तो एग्ज़ाम हो गया, अब क्यों दे रहे हैं वीडियो, अब हमको तो पहले चाहिए थी। तो टाइमिंग की बात समझते हो कि नहीं। तो ये पेपर कप्स अगर इतनी एक्सेस क्वांटिटी में हो जाएंगे और अगर राइट टाइम पे डिग्रेड हो ही नहीं पाए, तो मतलब क्या है ना, अगर इतने साल लग जाएं, सो व्हाट इज पेपर कप की कहानी। अब यही जो अपन बात कर रहे हैं, तो इसको आगे देख लेते हैं, है ना भाई। यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल या प्लास्टिक पेपर कप्स इन ट्रेन्स, है ना। अब ट्रेन्स में
या नॉट इवन ट्रेन्स या डेली लाइफ में कहीं पे ऑफिस वगैरह होते हैं एंड Y2 से लाए भाई हमारे पास भी डिस्पोजेबल कप ही आते हैं, है कि नहीं भाई। तो नॉर्मल लाइफ में ये चीज़ काफ़ी बढ़ चुकी है। हाँ ऑफकोर्स प्लास्टिक नहीं है लेकिन पेपर कप की भी वही बात हो गई। तो इसी बात को अपन रीड कर लेते हैं। मिलियंस ऑफ डिस्पोजेबल कप्स आर यूज्ड एंड थ्रोन अवे ऑन डेली बेसिस इनटू द एनवायरनमेंट। Initially, the use of disposable plastic cups in trains was hailed as a step forward for reasons of hygiene, as none at that time had thought about the impact of the step on this environment. यानी उस टाइम पे देखो होता है ना कि नई नई टेक्नोलॉजी आई है, नई नई डिस्कवरी आई है, तो उस टाइम पे इंसान नहीं सोचता है कि आगे इसके क्या जो है हैजार्ड होने वाले हैं। तो एट दैट टाइम क्योंकि यार आप हर बार जो है स्टील वगैरह के कप कैसे दे सकते हो, आपको कोई चीज़ बांटनी है, आपने कोई बिजनेस चालू किया है, भाई चाय का बिजनेस है मान लो, है ना, बहुत चलता है चाय का बिजनेस, तो भाई चाय का बिजनेस चालू किया, आप हर बार थोड़ी ना स्टील के कप दोगे। स्टील के कप कैसे दोगे उसको, सबको फिर बैठ के जो है अपन क्लीन करेंगे, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। एंड ऑफकोर्स उसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट भी इतना ज़्यादा होगा। तो उसके बदले पे क्या कन्वीनियंट यूज़ के लिए डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप आए थे पहले के टाइम में कि यार कन्वीनियंट रहे, लेकिन उस टाइम कहाँ सोचा था उन लोगों ने कि आगे जाके ऐसा हाल हो जाएगा। सो नाउ उसकी जगह जो है डिस्पोजेबल बायोडिग्रेडेबल पेपर कप्स आर बीइंग यूज्ड इन ट्रेन्स इन प्लेस ऑफ डिस्पोजेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कप्स। तो अगेन ठीक है पेपर कप्स गलत नहीं है, लेकिन कोशिश ये करो कि प्लास्टिक वाले तो बिल्कुल ही यूज़ ना करें एंड पेपर कप्स भी यूज़ लिमिट में करो। अब ऐसा नहीं है जैसे शादी पार्टी में जाते हैं कहीं, तो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया ऐसा ना, जो पानी पीने के लिए पीते हैं ना वो ऐसे आर रखा रहता है वहाँ पे, जो भी कैंस वगैरह रखी रहती हैं, आर कह रही हूँ भाई, कैन रखी रहती हैं, तो वो कैन में पानी पीते हैं, बहुत मज़ा आता है ना। क्या करते हैं, एक बार पानी पी के फेंका, फिर पानी पी के फेंका, हर बार जब पानी पीते हैं नया नया ग्लास हम लेते हैं, तो ऐसे कितने सारे ग्लासेस इकट्ठे हो जाते हैं। तो कोशिश ये करो कि अगर किसी चीज़ को यूज़ भी कर रहे हो तो उसको एक सही तरीके से यूज़ करो। इफ़ यू आर यूजिंग दैट ग्लास तो कोशिश करो उसी ग्लास से आप फिर से पानी पी लो, है ना। सो आई होप ये बात समझ आई मेरी। चलिए, यूज ऑफ डिस्पोजेबल मटेरियल इन मैरिज एंड अदर पार्टीज। देखो शादी पार्टी की बात करी, आ गई शादी पार्टी, दिस इज अनदर एग्जाम्पल वेयर वी यूज एंड थ्रो अवे ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डिस्पोजेबल मटेरियल। अभी ये इंडिया में तो प्रॉपरली वैलिड है, बाहर का तो मुझे नहीं पता यार इतना, अपने देश की हम बात करेंगे। शादियों पार्टियों में सबसे ज़्यादा सॉलिड वेस्ट निकलता है भाई। अब चाहे तुम ये डिस्पोजेबल चीज़ों की बात कर लो या फूड वेस्टेज की बात कर लो, है ना, खाना ले लेते हैं प्लेट में भर भर के क्योंकि शादी में आए हैं भाई, फ्री में मिल रहा है, अच्छी बात है खाओ लेकिन वेस्ट मत करो, है ना। कोशिश करो प्लेट में उतना ही लो जितना ख़त्म कर पाओ। 10 बार लेओगे तो कोई रोकेगा नहीं शादी में, है ना, कोई तो रोक नहीं सकता। तो कोशिश करो कि कम क्वांटिटी में लो इनिशियली। अपनी जो है लोग क्या यूजुअली एक वो रहता है कि भाई अच्छी चीज़ें दिख रही हैं तो सब डाल लो प्लेट में, ख़त्म नहीं हो जाए, बट डोंट थिंक दैट वे, है ना। ट्राई टू टेक थिंग्स विच यू कैन कंज्यूम। इतनी क्वांटिटी लो कि हाँ भाई खा सकें एक बार में, है ना, उसके बाद और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं। ठीक है भाई, चलो तो इस बात को रीड कर लेते हैं अपन। This is another example where we use and throw away huge quantity of disposable material such as plastic या paper cup, plates, spoons, etc. तो यानी शादी पार्टी इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, दोनों मिक्स टाइप के वेस्ट होते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं, मतलब कोई जो बिल्कुल ही रेवोल्यूशन लाने वाले लोग, कि भाई शादी पार्टी ही क्यों, इसके पीछे क्यों पड़े हुए हो आप, वैसे ही हमारे घर में एक ही शादी है भाई, आप दूसरी चीज़ें बंद करो ना। कुछ लोगों की ये मान्यता होती है भाई, एक चीज़ को अगर चाहे गवर्नमेंट हो या कोई इंसान हो उसको करेक्ट करना चाहे तो दूसरे कहते हैं इस पर क्यों ध्यान दे रहे हो, कहीं और ध्यान दो। तो देखो शुरुआत एक छोटे छोटे तिनके से ही होती है ना, एक स्टेप से शुरुआत होती है। तो हम ये नहीं कह रहे शादी करना बंद कर दो, पार्टी करना बंद कर दो, ये तो हम भी नहीं कर सकते भाई। अगर हमारे घर में शादी होगी तो हमें पता है सब धूमधाम से होगा, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना हम कि हम ट्राई करें डिस्पोजेबल पे एक कोई इंसान लगा दे कि भाई उठा के एक ही दें, या लोगों को अवेयर कर दें कि आप इतना वेस्टेज ना उठाएं। शादी में हम कभी ऐसा कहते ही नहीं है भाई। तो कोशिश करें इन दीज पार्टीज, ट्राई टू आप लोगों को अवेयर करो कि अच्छी बातें आप आए हैं, खुशी हुई, लेकिन जो वेस्ट है उसको जो है ढंग से जो है मैनेज, मतलब आप जो है इतना वेस्ट मत करिए चीज़ों को। क्लियर है? आई होप मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो टेल मी येस करके बताओ इन द कमेंट सेक्शन। मेरी बात आपको सही लगती है तो येस करो, और सही नहीं लगती है तो नो के साथ बेटा मेरे रीज़न भी देना, सिर्फ नो मत लिखना, है ना, नो के साथ रीज़न देना कि क्या गलत लगा आपको मेरी इस बात में, तो मैं आपको आके कमेंट सेक्शन में समझा दूंगी। ठीक है, चलो तो कितनी सारी चीज़ें हैं, पेपर प्लेट, स्पून्स एटसेट्रा। सम टाइम बैक कुल्हड़ डिस्पोजेबल कप्स मेड ऑफ क्ले वर सजेस्टेड एज एन ऑल्टरनेटिव of disposable plastic cups for use in trains. However, a little thought discouraged this suggestion
as making these कुल्हड़ on a large scale would have resulted in the loss of the fertile topsoil। ये भी सही बात है। कहीं देखा होगा चाय के आजकल काफ़ी सारे स्टॉल्स होते हैं तो कुल्हड़ वाली चाय कहते हैं, या फिर कुछ टाइम पहले ऐसा सोचा गया था कि इन प्लास्टिक कप्स की जगह अगर कुल्हड़ यूज़ किए जाए, क्ले से बने होते हैं वो, सॉइल क्ले से ऐसे बने रहते हैं, कुल्हड़ चाय पी होगी उसमें, और वो क्या पीने के बाद यू कैन जस्ट आप उसको ब्रेक कर सकते हो, कुल्हड़ को तोड़ के रख सकते हो, है ना। पर दिक्कत क्या हो गई थी, ये इको फ्रेंडली तरीका है भाई, बायोडिग्रेडेबल है और सॉइल में ही है तो जल्दी ज़्यादा तेज़ी से जो ये है डिग्रेड हो सकते हैं। बट अगेन प्रॉब्लम क्या है, इतने कुल्हड़ बनाओगे अगर तुम तो जो फर्टाइल टॉप सॉइल है वो खराब हो जाएगी। एडवर्स इफेक्ट सोचने पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं है एक आइडिया लाए हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे, तो जो सॉइल थी उसकी फर्टिलिटी लूज हो जाएगी, इतनी सारी सॉइल जो है ख़त्म हो जाएगी। तो ये आइडिया को कह दिया नहीं यार, अब हम कुल्हड़ ऑल्टरनेटिव यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है बेटा मेरे कि कुल्हड़ यूज़ नहीं होते, इसका ये कह रहे हैं कि डिस्पोजेबल कप से ऑल्टरनेटिव नहीं है। हाँ, देयर आर मेनी शॉप्स में बहुत सारे ऐसे कैफ़ेज़ हैं जो कुल्हड़्स को यूज़ करते हैं। क्लियर है? चलिए भाई, कुल्हड़ वाली चाय हमें भी बहुत पसंद है, ठीक है। चलो, कमिंग टू सॉलिड वेस्ट की अब कैटेगरी की बात करें, जो कि काफ़ी पहले टाइम से हम पढ़ते आए हैं। 2 टाइप के वेस्ट में कैटेगरी बना दी गई हैं। कौन सी कैटेगरीज हैं? नाम बड़े पुराने हैं भाई, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। Solid waste that accumulate in the environment due to human activities can be categorized into 2 types, biodegradable, non-biodegradable. Then again the words are quite simple and बहुत पहले के टाइम से पढ़ते आ रहे हो भाई, तो आ जाओ शुरुआत करते हैं पहला वाला, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अच्छा, इन वेस्ट को कहा क्या जाता है बायोडिग्रेडेबल? रीज़न क्या है? कुछ तो वजह होगी मैम कि बायोडिग्रेडेबल कह दिया। अब अगेन वर्ड आ गया, फिर से क्या वर्ड आ गया? बायो। ये वर्ड देखते ही कहोगे लिविंग, है ना। लिविंग कह सकते हो या तो क्या कह सकते हो, नेचुरल कह सकते हो। तो बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होते हैं जिनको नेचुरल मीन से, यानी ये जो नेचुरल डीकम्पोजर्स हैं, बैक्टीरिया, फंगस जो सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, वो नेचुरली इन सब सब्सटेंस को डिग्रेड कर सके। अब डिग्रेड वर्ड का मतलब होता है तोड़ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपलर में तोड़ना। मैम क्यों तोड़ना है? क्योंकि बेटा अगर किसी चीज़ को तोड़ दोगे ना तो उसके लिए आसान हो जाएगा सॉइल में वापस एब्जॉर्ब होना। फॉर इंस्टेंस आप अगर खाना खाते हो तो ये जो आपके टीथ हैं क्यों हैं भाई? चबाने के लिए, ताकि आप जो है कितनी बड़ा चपाती खाओगे या ब्रेड का पीस खाओगे उसको ब्रेक करके सिंपलर सब्सटेंस में बना दो, सो दैट इट्स ईजी फॉर योर बॉडी टू डाइजेस्ट, है कि नहीं। तो वैसे ही सॉइल का भी सेम केस है यार, जो भी सब्सटेंस है उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में तोड़ सकना, दैट इज डिग्रेडिंग। एंड बायोडिग्रेडेबल वही सब्सटेंस है जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आसानी से तोड़ के सॉइल में वापस दे सकें। तो इसमें कौन से आएंगे वेस्ट? देखो, दीज इंक्लूड सब्सटेंसेस सच एज हाउस होल्ड गार्बेज, ह्यूमन यूरिन एंड फीकल मैटर, यानी जितना भी सीवेज का मटेरियल है वो आ जाएगा बायोडिग्रेडेबल में। एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जो बची कुची चीज़ें आती हैं, कैटल डंग, वुड, पेपर, क्लॉथ, कॉटन, फ्लावर लीव्स, ये सब जितने भी आएंगे किसके अंडर आएंगे? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर। ऑल दीज सब्सटेंसेस कैन ईजिली बी डिग्रेडेड बाय नेचुरल मीन्स। नेचुरल मीन्स यानी क्या? बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया एंड फंगस इनटू सिंपलर एंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, हार्मलेस सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जो हार्म नहीं पहुंचाए इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। आई होप दिस पॉइंट इज क्वाइट क्लियर। ये सब जो आपको दिख रहे हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगस, हमें पता है भाई ये प्रेजेंट रहते हैं एयर, वाटर, सॉइल तीनों जगह पे, है ना, बहुत सारी अबंडेंट क्वांटिटी में रहते हैं। तो अब अगर ये प्रेजेंट है तो क्या काम करेंगे? बढ़िया डिग्रेडेशन का काम करेंगे। डिग्रेडेशन कैसे करते हैं? ये बैक्टीरिया और फंगस कुछ स्पेसिफिक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, एंड वो जो पर्टिकुलर एंजाइम है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे आप ले लो किसी वेजिटेबल का पील ले लेते हैं ना, किसी वेजिटेबल जैसे पोटैटो का पील है, आलू है, आलू का छिलका। अरे घर में जब आलू की सब्ज़ी बनती है, आलू मटर या फिर आलू भिंडी जो भी बनती है, तो आलू डलते हैं। आलू को मम्मी क्या करती हैं? पहले छीलती हैं, है ना, तो उसकी पील निकाल देती हैं, पीलिंग ऑफ। तो पोटैटो पील कहाँ जाएगा? कुछ यूज़ करते हो क्या? नहीं मैम, यूजुअली इसको हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो ये जो पोटैटो पील है, अब ये फिक गई, ये क्योंकि एक बायो यानी लिविंग थिंग से आई है, पोटैटो जो कि हमारा एक वेजिटेबल है भाई, वहाँ से आई है।
तो अब क्या करेंगे, इस पील को डाल दिया मान लो सॉइल में, कौन आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया और फंगस आ गए। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एंजाइम सिक्रीट करते हैं। नाउ एंजाइम वर्ड उम्मीद करती हूँ सबको पता होगा क्या है भाई। एंजाइम काफ़ी आसान सी चीज़ है, जैसे केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़ते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को इनहैंस करना, ज़्यादातर तो वो स्पीड बढ़ाते हैं रिएक्शन के, एंड कुछ केसेस में कम भी करते हैं, यानी स्पीड को इनहैंस करते हैं। तो एंजाइम को पता है क्या कहा जाता है, एंजाइम को कहा जाता है बायोकैटलिस्ट, यानी इनका दूसरा नाम है बायोकैटलिस्ट। यानी एंजाइम का भी काम क्या है, चीज़ों को तोड़ना, इनहैंस करना, यानी कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में बदलना। लेकिन किस केस में, बायोलॉजी के केस में, लिविंग के केस में जो है ये यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है बायोकैटलिस्ट। तो बात समझ आई, बैक्टीरिया ने क्या किया, एंजाइम सिक्रीट किया, उस एंजाइम ने इस पोटैटो पील पे एक्ट किया, और इस पोटैटो पील से उन्होंने क्या किया, जितने भी मान लो आपको कार्बन के कंपाउंड्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे, काम की चीज़ें थी, उन सभी को वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पड़ी हुई थी उनको किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपलर फॉर्म्स में, है ना, सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, ताकि वापस जो है सॉइल उन्हें एब्जॉर्ब कर सके एंड देन अच्छे नए प्लांट्स ग्रो कर सके। क्लियर है, तो इस स्टोरी को पढ़ लेते हैं भाई। These secrete specific enzymes. The enzymes break down complex organic substances present in biodegradable waste into simpler, easily dissolvable substance, जो आसानी से dissolve हो सकें। The latter reach the reservoir pool. Latter यानी जो simpler, latter का मतलब समझा करो। यहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश में आपको बताना चाहूँगी, है ना, क्योंकि अगेन क्वेश्चन में यही चीज़ें आती हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है LATER, लेटर, है ना, इंग्लिश क्लास नहीं है फिर से बता रही हूँ, लेकिन बायोलॉजी में बहुत बार यूज होते हैं वर्ड, लेटर, लेटर और लैटर, ये वर्ड देखे होंगे बहुत बार आपने, हैं। लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में, है, हिंदी में लिखूँ बहुत ही शुद्ध तो बाद में, है ना, बाद में कोई काम हो, लेटर। अब ये लेटर का मतलब क्या है, खत, खत वाला लेटर है ये, है ना, चिट्ठी आई है। एंड लैटर का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड बहुत बार यूज होता है और बच्चों को शायद क्वेश्चन बनता भी है, लेकिन फॉर्मर और लैटर ये दो वर्ड आते हैं साथ में, भूल जाते हैं क्या है। लैटर मतलब है बाद वाला, अब मतलब समझना है ना, बाद वाला मतलब क्या, बोलो बाद में इज डिफरेंट, लेटर लाइक आई विल कॉल यू लेटर या आई विल टीच यू लेटर, वो बाद वाली बात है। ये क्या है लैटर, समझो, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस में सबसे पहले मैंने लिखा है बैक्टीरिया, है ना, एंड ऐसा मैंने लिखा है, एक लाइन लिखी है, ध्यान से देखना, बैक्टीरिया एंड ऑल्सो फंगस इज इन्वॉल्व, ठीक है, इस बात को समझना, बेसिक लग रही है अभी, बहुत गलतियां करते हो एग्जाम में, लेटर एंड फॉर्मर समझ नहीं आता, ये ऐसी लाइन दिया, बैक्टीरिया एंड ऑल्सो फंगस इज इन्वॉल्व, इसमें मैंने कहा, आगे कहा, द लैटर इज इफेक्टिव, इज मोर इफेक्टिव, ठीक है, ये एक पूरा लाइन है। अब इसमें ये लैटर क्या कहने वाला है, इस लैटर का मतलब क्या है मैम, द लैटर इज मोर इफेक्टिव। मैम लैटर कौन सी चीज़ है बेटा, ये दो बातें कही गई हैं, इसमें एक इन्वॉल्व हुआ है, अभी गायब मत हो जा भाई, आ गया कहीं नहीं गया है, आ गया बैक्टीरिया, चिंता ना करें, बैक्टीरिया है और फंगस है, दो नाम लिए हैं मैंने, है ना, इसके अलावा तो और कोई नाम नहीं लग रहा है। तो लैटर वर्ड कहता है कि तुमने अगर 2, 3, 10 नाम लिए हो, उसमें जो बाद वाला नाम हो, है ना, यूजुअली दो पे ही प्रेफर करते हैं, जो बाद वाला नाम हो, जैसे फंगस बाद वाला नाम है तो उसकी बात कर रहे हैं, द लैटर इज मोर इफेक्टिव। तो ये सेंटेंस कहना चाहता है कि फंगस ज़्यादा इफेक्टिव है। और बोलो मैम लैटर की जगह आप जो दूसरा वर्ड कह रहे हो, अगर लैटर की जगह फॉर्मर आ जाता, फॉर्मर वर्ड का मतलब होता है पहला वाला। क्यों बता रही हूँ ये, बोलो इतनी बेसिक सी बात है, बेसिक है लेकिन गलती करते हो, ये आती नहीं है लोगों को ज़्यादातर, और क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि टेल अस व्हाट इज द रोल ऑफ द फॉर्मर बैक्टीरिया इन्वॉल्व। तो फॉर्मर मतलब क्या, पहली वाली चीज़, लैटर यानी बाद वाली। तो देखो ज़रा कहाँ है भाई लैटर वर्ड, ये रहा, द लैटर रीच द रिजर्वायर पूल। लैटर यानी क्या, यहाँ पे दो सब्सटेंस की बात की, एक कॉम्प्लेक्स की एक सिंपलर की, तो सबसे लास्ट में जिसकी बात की है सिंपलर की है, तो यहाँ कह रहे हैं जो सिंपलर वाला सब्सटेंस है वो कहाँ चला जाएगा, रिजर्वायर पूल में, कहाँ मतलब वाटर एयर सॉइल में वापस चला जाएगा, एंड आर अगेन अवेलेबल टू ऑटोट्रॉफ फॉर फोटोसिंथेसिस। एंड फिर से वही मैंने कहा था, जो कुदरत से लिया है उसको वापस दे दिया, यानी सॉइल में अगर मान लो चला गया
तो अगेन कौन यूज़ कर लेगा उसको? ग्रोइंग प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेंगे। क्लियर है कहानी? कैटल डंग, ह्यूमन यूरिन एंड फीकल मैटर एंड हाउसहोल्ड गार्बेज आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कॉमन एग्जाम्पल आपको बताए हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के, क्योंकि रोज़ लाइक घर से सीवेज तो आता ही है इतना, तो ह्यूमन एक्सक्रीटा हम इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा, कैटल्स वगैरह काफ़ी यूज़ की जाती हैं, तो उनके भी जो एक्सक्रीटा है, काउ डंग हो गया, दीज आर कॉमन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। लेदर इज कंसिडर्ड, इस बात को मेरे ध्यान से सुनना, लेदर को भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में काउंट किया जाता है। लेदर क्या होता है भाई? लेदर के जो है अपन यूजुअली जैकेट्स वगैरह पहनते हैं, है ना, या कार की सीट्स वगैरह, लाइक काफ़ी लोगों को शौक होता है, सोफास वगैरह लेदर के होते हैं। तो लेदर बेसिकली किससे आता है? एनिमल की स्किन से आता है। और हमें ऑफ कोर्स से पता है भाई एनिमल अगेन क्या है? लिविंग है, तो लिविंग वाले जितने भी वेस्ट होंगे वो किसके अंडर आएंगे? बायोडिग्रेडेबल। लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि लेदर को डिग्रेड करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब वही बात हो गई पीछे जो मैंने आपको पेपर कप की बात बताई, अगर कोई चीज़ हो रही है बट इफ़ इट्स नॉट एट द राइट टाइम तो उसको होने का मतलब ही क्या? तो लेदर ऑफकोर्स डिग्रेड हो जाता है लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है। However, it takes comparatively longer time to degrade as compared to other biodegradable materials, है ना। दूसरे मटेरियल्स के कंपैरिजन में इसको डिग्रेड होने में ज़्यादा टाइम लगता है। चलिए आगे आते हैं। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की तो बात हो रही है, इन वेस्ट से कैसे हार्म पहुंचता है एनवायरनमेंट को और उनसे जुड़े हुए कंपोनेंट्स को, इसकी बात हम करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। Biodegradable substances act as pollutants only when their quantity becomes large and they are not broken down into simpler substances by the action of microorganism at the right time. अब मेरे इस पॉइंट को ध्यान से समझना। हेडिंग क्या दी है? हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एक तरफ हम कहते हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है ये डिग्रेड हो जाते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, तो मैम जब ये डिग्रेड हो गए तो ये हार्म कैसे कॉज करेंगे? क्योंकि ये तो वापस चले गए पूल में। कौन से पूल में? सॉइल में, वाटर में, एयर में, ये तो वापस चले गए। देन ये कैसे हार्म कॉज कर रहे हैं? तो इन 4 लाइनों को फिर से पढ़ो। क्या कहा गया है? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस पोल्यूटेंट की तरह कब बन जाएंगे? जब उनकी क्वांटिटी लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी। एक वर्ड सुनते हो ना, एक क्या कहते हैं हिंदी में, कहावत कहते हैं, मुहावरा कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कि पानी सर से ऊपर जा रहा है। कौन सा पानी जा रहा है? मतलब लिमिट से ज़्यादा। सो अगर इन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की क्वांटिटी हद से ज़्यादा हो जाएगी ना, और मुश्किल हो जाएगा किसके लिए? बैक्टीरिया और फंगस के लिए, कि यार हमने कहा था ठीक है हम ब्रेक करके देंगे कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में, पर आपने तो हद ही कर दी भाई, है उंगली दी तुमने, हाथ ही पकड़ दिया। हमने कहा था हम कर देंगे डिग्रेड, तुमने इतने सारे सब्सटेंसेस दे दिए। तो उस टाइम पे क्या होता है? राइट टाइम पे अगेन वो जो है डिग्रेड नहीं हो पाते हैं एंड कहीं ना कहीं कलेक्ट होते जाते हैं, जो कि आपने देखा ही होगा अगर आपके घर के आसपास या कहीं भी देखा होगा लैंड फिल करके, जहाँ पे ऐसे कचरों के पहाड़ हैं। एंड दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो प्लास्टिक वगैरह ही हो, बायोडिग्रेडेबल वाले भी होते हैं, क्योंकि इतने सारे कचरे को साथ में या सही टाइम पे डिग्रेड करना आसान नहीं है। और ये कैसे अफेक्ट करेगा ह्यूमन लाइफ को, इसके कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। These affect the human life in various ways. Number 1, decomposition of biodegradable waste result in the production of foul smell which spreads to surrounding areas and make life miserable. ये तो बोलो मैम ये आप बताओ ही मत पॉइंट, ये तो हमें पता है। इतनी खराब स्मेल आती है, मतलब आप खड़े नहीं रह सकते उस जगह पे। एंड फाउल स्मेल एक बड़ा रीज़न है कि आपका मूड खराब हो जाए, पहली बात तो है ना, ऑफल सी चीज़ हो ना आप खा पाओ। कितने लोगों को तो इवन वॉमिटिंग आ जाती है कि नहीं? तो फाउल स्मेल है, लाइफ बहुत ही गंदी कर देती है। यानी घर के बाहर अगर, ये तो खैर पहले होता था, अब तो काफ़ी सारे जो है मूवमेंट यानी अभियान आए हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान आया था, तो इन सब से क्या है चीज़ें फिर भी थोड़ी बेटर हुई हैं। नहीं तो पहले क्या होता था भाई, आजकल भी काफ़ी लोग करते हैं, घर से कचरा उठा के सीधे बाहर, और बाहर कैसे? पड़ोसी के घर के सामने। अपने तो घर के सामने ऐसा कभी नहीं करेंगे, पड़ोसी के घर के सामने यहाँ हल्का सा पैदल चल के जाएंगे, वहाँ कोई एरिया दिखा कोई नहीं है, डाल दिया कचरा। एंड थोड़े टाइम बाद वो कचरा एक्यूमुलेट होकर इतनी मिजरेबल, मतलब कचरे वाली जगह बन जाती है वो पूरी। सो ये एक पॉइंट है जो कि ह्यूमन लाइफ को, अच्छा हमें कैसे हार्म करेगा मैम? अगेन आगे वाले पॉइंट्स में बताती हूँ। फ्लाइज ब्रीड एट ह्यूज हीप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, और मान लो यही सॉलिड वेस्ट के पहाड़ बन गए। अब सबसे ज़्यादा मौज यहाँ पे किसकी होती है? मक्खियों की। मच्छर और मक्खियों को बड़े मज़े हैं, है ना, हम इनको ही मज़े कराते हैं। सॉलिड वेस्ट इतने सारे डाल दिए, फ्लाइज जो हैं बहुत सारी वहाँ पे घूमने लगेंगी, उन सब्सटेंस पे बैठेंगी, है ना,
और वहाँ से जो है कुछ हार्मफुल केमिकल चीज़ लेके आ जाए, मान लो हमारे घर में आ गई कभी फ्लाई, है ना, कभी बर्तन पे बैठ गई किसी, या किसी भी सब्सटेंस पे बैठ गई, तो क्या होगा, देन अगेन वो बीमारी इधर ट्रांसफ़र कर देगी। एंड जो आम लाइफ में काफ़ी बीमारियाँ नहीं होती हैं, डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, लूज मोशंस हो गए, ट्यूबरक्लोसिस, इतनी सारी बीमारी, और हम क्या सोचते हैं, यार ये बीमारी हमें हुई कैसे, हमने तो कुछ किया ही नहीं, है ना, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों से बीमारियां फैलती हैं। क्लियर है? आगे आओ। These biodegradable waste may also block the drains, creating pools of water which become the breeding site of mosquitoes. The latter are the carriers of diseases like malaria and dengue. And भाई खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं जो कि कभी कभी जानलेवा भी हो जाती हैं भाई, मलेरिया एंड डेंगू। अब ये कैसे होता है, ये वेस्ट क्या होंगे, अब यूजुअली क्या होता है, वेस्ट वगैरह जो ब्लॉकेज कर देती हैं किसको, जो पाइपलाइंस होती हैं पानी की, है ना। अब क्योंकि वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, वहाँ से पानी बहना था, लेकिन ये सॉलिड वेस्ट आ गया तो पूरी पाइपलाइन भर जाती है। इवन आप अगर मान लो आपके किचन की जो पाइपलाइन है, सीवेज जा रहा है वहाँ से, स्टिल अगर उसमें आपने कोई सॉलिड वेस्ट वगैरह डाल दिया, है ना, उठा के बोला कि पन्नी डाल दी हमने उसमें, तो क्या होगा, वो पन्नियाँ मिल मिल के कहीं ना कहीं ब्लॉकेज कॉज कर देंगी। और ब्लॉकेज कॉज करेंगी यानी क्या, मान लो जैसे फॉर इंस्टेंस ये एक पाइप है, ठीक है, अब यहाँ पे इतना सारा जो है कचरा आ गया, बहुत सारा कचरा जो है भर गया, ठीक है, यहाँ पाइप से बाहर तो नहीं जा रहा कचरा, यहीं पे मतलब पाइप के यहीं पे कचरा भर गया इतना सारा। अब इस कचरे ने पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया, तो बेटा जब पानी आएगा, है ना, जब मान लो बाकी चीज़ें जानी है, तो यहाँ पे जो है ब्लॉकेज होता जाएगा, और ब्लॉकेज होगा तो यहाँ पानी भरता ही भरता जाएगा और यहीं भरा रहेगा, आगे कुछ नहीं दिखेगा। सो व्हाट विल हैपन इन दिस एरिया, हमें पता है भरा हुआ पानी कहीं भी दिखा मच्छरों को नहीं आता है, मस्कीटोज को मज़ा आता है ना। तो घर में भी हम यूजुअली पानी कहीं भर के नहीं रखते हैं बहुत टाइम तक, यानी कोई बकेट हुआ, या इवन जब कूलर्स वगैरह यूज़ करते हैं, वैसे गर्मियों का मौसम ख़त्म होता है तो क्या करते हैं, कूलर से पानी वानी निकाल के उसको रख देते हैं एक जगह। क्यों नहीं पानी रखे रहने दिया, क्योंकि सबसे पहले तो वो पानी खुद गंदा होता रहता है और मस्कीटोज़ वगैरह आ जाते हैं, एंड ये मस्कीटोज़ आके फिर जो है हमें काटते हैं और मलेरिया एंड डेंगू कॉज करते हैं। नेक्स्ट, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल लीडिंग टू रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड। सही बात है भाई, अब बढ़िया से क्रॉप वगैरह उग रही हैं, आप खुद इमेजिन करो अगर आपके घर में कोई छोटा सा गार्डन ही हो या कुछ प्लांट्स गमले रखे हों, उस गमले में आपने जाके वेस्ट ही कचरा डाल दिया, तो यही हाल होता है। जो कचरा हम बाहर फेंकते हैं कहीं ना कहीं क्रॉप फील्ड्स पे भी चला जाता है, और उस फील्ड से क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, फर्टाइल सॉइल खराब हो जाती है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। आगे आते हैं, चलिए अब बायोडिग्रेडेबल तो आई थिंक समझ आ गया है। शुरुआत करते हैं दूसरे टाइप के वेस्ट के, जो कि उसके क्वाइट ऑपोजिट हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी वो वेस्ट जिसको ये बेचारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फंगस डिग्रेड नहीं कर सकते, कितनी भी कोशिश कर लें उनको सिंपलर फॉर्म्स में नहीं बदल सकते। In our daily life, we also generate a lot of waste that cannot be degraded by natural means. That is, by the action of microorganisms into simpler harmless substances in due course of time. Only physical processes such as heat and pressure can affect such type of waste substances. यानी इन टाइप के वेस्ट को बैक्टीरिया फंगस तो खैर कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कुछ फिजिकल प्रोसेस यानी इन्हें एक्सेसिव हीट दे सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं, इन्हीं कंडीशन से इन्हें कुछ फ़र्क पड़ेगा। अब अगेन बेटा, हीट एंड प्रेशर क्या है, एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी लगेगी, पर बैक्टीरिया वगैरह इन पे कुछ एक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। Under the ambient conditions found in our environment, however, these substances simply persist in the environment for a long time and may harm the various members of the ecosystem. काफ़ी कॉमन सी बात है भाई, पता है प्लास्टिक के जो वेस्ट आपको दिखते हैं, पन्नियाँ यूज़ होती हैं ऑलमोस्ट एवरी डे में, कितनी भी मैंने तो देखा है भाई बैन के वो लगा दो, बट स्टिल प्रॉब्लम क्या है, देखो दिक्कत ये होती है आप किसी चीज़ को बैन तो कर देते हो, लेकिन बैन करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले उसका ऑल्टरनेटिव लाना। ऑल्टरनेटिव यानी क्या, कि अगर आपने प्लास्टिक की पॉलिथीन बैन कर दी जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होती है, आप किराने की शॉप्स देख लो, आप छोटे छोटे वेजिटेबल सेलर देख लो, किस में डाल के देंगे यार वो, क्योंकि सबसे पहली बात तो प्लास्टिक की पन्नियाँ होती हैं अफोर्डेबल काफ़ी, है ना, काफ़ी सस्ती आती हैं एज़ कम्पेयर टू पेपर बैग्स लो, और पेपर बैग्स क्या, कोई चीज़ डाली, कोई हल्की सी नुकीली चीज़ हो तो वो जल्दी फट जाते हैं। तो बैन करना इज़ नॉट बैड, अच्छी बात है बैन करें, लेकिन कोशिश ये करें हम कि उसका पहले ऑल्टरनेटिव ढूंढ लें कि अगर ये नहीं तो क्या सही होगा।
ऑल राइट, दीज आर कॉमनली नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या फिर सिंपली नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज. Changes in the packaging technology in recent times have resulted in the generation of lot of non-biodegradable waste. अच्छा, ये तो चलो पॉलीथिन्स हैं, लेकिन जब आप जो है जाओगे किसी किराने की शॉप पे तो आप वहाँ क्या देखते हो, हम सभी को शौक है भाई, चिप्स वगैरह खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, तो इन सब की पैकिंग पे ध्यान दिया है. दीज ऑल आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लास्टिक, ये भी एक टाइप के प्लास्टिक ही है. तो यानी ये इंडस्ट्रीज भी उसी चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं, क्योंकि अगेन ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इस पर इनका ध्यान नहीं जाता है ना, उस पर ध्यान नहीं जाता है. ध्यान किस पे जाता है, मेन कोई भी कंपनी हो ज़्यादातर वो क्या सोचेगी कि भाई कम पैसे में हमारा कैसे बेहतर काम चल पाए, है ना. पैसा भी कम लगेगा और प्लास्टिक में आप बढ़िया से डेकोरेशन भी कर सकते हो. अलग अलग चिप्स के पैकेट देखते हो कितने रंग बिरंगे होते हैं, लोगो वोगो बनाते हैं, तो यानी कंपनी का ध्यान वहीं रहता है. तो अब से कोशिश ये की जाए कि जो जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं कि ये अगर कोई भी पैकेजिंग यूज़ कर रही हैं तो उसमें ठीक है अपनी कॉस्ट इफेक्टिविटी भी देखें कि भाई पॉकेट फ्रेंडली हो, ज़्यादा खर्चा भी नहीं हो, लेकिन वो नेचर को या एनवायरनमेंट को हार्म भी नहीं पहुंचाए. सम फेमिलियर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, अब ये कुछ जो आपको आम जिंदगी में दिखते हैं और इसके अलावा कुछ और भी दिखता है डेली लाइफ में, तो मुझे कमेंट करके बताओ भाई. सम फेमिलियर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सब्सटेंसेज आर प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, बॉल पॉइंट पेन की जो रीफल आती है, यस बॉल भी नहीं जेल की भी, जो रीफल्स आती है ना पेन की, वो भी प्लास्टिक है. सिंथेटिक फाइबर्स, ग्लास ऑब्जेक्ट, पेस्टिसाइड्स यानी पेस्ट को मारने के लिए जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, जैसे सबसे फेमस है हमारा DDT. DDT का फुल फॉर्म अगर याद हो तो मैंने पिछले सेशन में भी पूछा था DDT का फुल फॉर्म, तो इस सेशन में भी पूछूंगी. जिसको फुल फॉर्म पता है क्विकली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. कैसे बताओगे, कमेंट करके DDT लिखना, एक डैश लगाना और फुल फॉर्म बताना, ठीक है. इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड हैवी मेटल्स, मर्क्यूरी, लेड, ये सब मेटल्स जो होते हैं, आयरन के नेल्स वगैरह हो गए, ये क्या है, सब नॉन बायोडिग्रेडेबल. और सबसे फेमस हमारे प्यारे पॉलीथीन के बैग्स, जो आए दिन शायद अभी भी आप भी आसपास दिख रहा होगा कहीं पड़ा हुआ पॉलीथीन का बैग. ओके, दिस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज मे अकर इन द इन्वायरमेंट इन गैसियस, लिक्विड या सॉलिड फॉर्म. अच्छा, अब जैसे इसमें से कुछ एग्जांपल है, एक एग्जांपल आ गया बॉल पॉइंट पेन, तो कुछ होशियार कहेंगे कि मैम अब तो हम लिखना ही बंद कर देते हैं ना, प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है. तो किसी भी चीज़ का उल्टा मतलब मत निकाला करो, पहली बात तो. अच्छा, जैसे एक और बात करी थी मैंने, है ना, एक ये बात हो गई और एक पेपर की बात थी कि डोंट वेस्ट पेपर, ऐसा करके आता है ना, डोंट वेस्ट पेपर या फिर डोंट वेस्ट वाटर. तो कुछ महारथी जो है कहते हैं हम नहाना ही बंद कर देंगे, वाटर वेस्ट नहीं करना है. अरे उल्टे मतलब ही निकालने हैं हर चीज़ के. कहना क्या चाहते हैं, वेस्ट मत करो, ये नहीं कहा कि यूज़ ही मत करो. बेचारा पानी भी कहेगा मैं हूँ क्यों जीवन में, भाई मुझे यूज़ तो करो, है ना, यूज़ करो बट वेस्ट मत करो. अब पेपर की बात अगर आती है, सो नाउ अगर मैं भी आपको हर बार कहती हूँ कि यार बैठे हुए हो, जब कोई भी सेशन देखते हो तो अपने नोट्स बनाया करो, क्योंकि जो चीज़ आप अपने हाथों से लिखोगे वो ज़्यादा याद रहती है अच्छे से. तो अब पलक मैम तो कह रही है पेपर यूज़ करने को, और यहाँ लिखा है पेपर से जो है पोल्यूशन बढ़ता है. भाई है बायोडिग्रेडेबल, लेकिन ज़्यादा यूज़ हो तो पोल्यूशन बढ़ेगा. तो मेरा कहने का मतलब है भाई पेपर तुम यूज़ करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बड़ा सा पेपर है उसमें जनाब ने जो है 5-6 लाइनें लिखी, बस अब नेक्स्ट पेपर पे, इतना भी नहीं सजाना है ना. अगर आप अपने लिए नोट्स बनाते हो तो कोशिश करो कि आप ऐसे, जैसे एक पेज है ना, अब मुझे लगता है बहुत ही बच्चों वाली बातें हैं जो मैं बता रही हूँ, बट आधे लोगों नहीं करते हैं फॉलो. भाई एक पेपर है उस पर 2 सेक्शन बना लो, आधा इधर लिखो, है ना, आधा इधर लिखो, तो आपका पेपर बच सकता है भाई, है ना. तो ऐसे वेज निकालो कि हाउ यू कैन सेव पेपर, या ये कचरे ज़्यादा बाहर नहीं निकले. सेम गोज विद पेन की रिफिल. अब अगेन पेन यूज़ करना बंद तो नहीं कर दोगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आधी रिफिल हुई और फेंक दी, नहीं अब मुझे नई पेन चाहिए, है ना. काफ़ी ऐसा करते हो, उसको पूरे यूटिलाइज करो, ठीक है, कोशिश ऐसी करो. चलो आगे आते हैं. अब अगेन जैसे हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के हार्मफुल इफेक्ट देखे थे, लेट्स कम टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सम ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस सच एज पेस्टिसाइड्स, एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा आपको देखेंगे, बिल्कुल फेमस दिखेगा DDT जनाब, यहाँ पे बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है यहाँ पे. क्यों? क्योंकि ये बहुत हार्म कॉज करता है. एंड याद कीजिए पिछले ही कुछ सेशन में हमने देखा था बायोमैग्निफिकेशन करके, ये वर्ड किस किस को याद है ज़रा बताओ. बायोमैग्निफिकेशन ये हमने देखा था फ्लो ऑफ एनर्जी के साथ, इसका भी फ्लो देखा था. बायोमैग्निफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि किसी फूड
फूड चेन में अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस आ गया, मान लो कि ये केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ किए हैं, ठीक है, आपका कोई खेत है, ठीक है, एक काका है, मान लो रामू काका है, उनका कोई खेत है भाई, उनके खेत में अब उन्होंने क्रॉप्स के लिए जो है बढ़िया सब चीज़ें कर दी कि यार बढ़िया मेरी क्रॉप्स उगेंगी, लेकिन उनने क्या देखा कि यहाँ पे कुछ पेस्ट आ गए, यहाँ पे कुछ पेस्ट वगैरह आ गए जो कि मेरे खेत को गंदा कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने देखा भाई आजकल मार्केट में जो है क्या चल रहा है, पेस्टिसाइड चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। पेस्टिसाइड यानी क्या, पेस्ट को मारने वाले। CIDE, साइड का मतलब होता है मारना, जैसे सुसाइड में CIDE आता है, इंसेक्टिसाइड, वैसे ही पेस्टिसाइड। तो वो जनाब ले आए पेस्टिसाइड। अब पेस्टिसाइड्स आर फुल ऑफ केमिकल्स, उन्होंने क्रॉप्स पे केमिकल छिड़क तो दिए, पेस्टिसाइड छिड़क दिए, पेस्ट तो चले गए, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये जो केमिकल्स है वो उनकी क्रॉप में भी चले गए हैं, सॉइल में चले गए हैं, और सॉइल से वो केमिकल किस में चले गए, प्लांट में, जो उनकी क्रॉप ग्रो कर रही थी, है ना, मान लो जो उनकी क्रॉप ग्रो कर रही थी। अब वो क्रॉप ग्रो करी बढ़िया, है ना, बन गई, मान लो वो क्या था, वो राइस थी, ठीक है। अब ये राइस जो है कहाँ आ गए, ह्यूमन बींग्स के पास, ह्यूमन बींग्स ने खा लिए ये राइस, जो है किसने खा लिए, ह्यूमन बींग्स ने खा लिए। एंड ये केमिकल किस में आ गया, मैग्नीफाई होके ह्यूमन बींग्स में, वैसा का वैसा, कहीं भी कोई चेंज नहीं है, राइस से वैसा का वैसा हम में आ गया। क्यों? क्योंकि ये केमिकल्स कैसे हैं बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो बॉडी में ये डाइजेस्ट ही नहीं हुए, जैसे थे वैसे के वैसे रहे, तो वैसे के वैसे ह्यूमंस तक आ गए, और ये केमिकल्स अगेन ह्यूमंस में हार्मफुल इफेक्ट शो करेंगे। यानी कभी कभार जो बीमारियां हो जाती हैं, या फिर एक टाइम की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म तक अगर वो चीज़ चल रही है, तो जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां निकल के आती हैं भाई, कैंसर वगैरह हो गया, तो कहीं ना कहीं अगर हम सेम केमिकल से एक्सपोज हों तो ऐसी बीमारियां आ सकती हैं। तो यही हैं भाई इनके हार्मफुल इफेक्ट्स। इंडस्ट्रियल केमिकल्स, हेवी मेटल्स एंड रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेज आर वेरी हार्मफुल। दिस इज सो बिकॉज दे एंटर द फूड चेन, वही जो बात की थी हमने, एंड देयर कॉन्सेंट्रेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। इंक्रीजिंग, जैसे इस वर्ड का मतलब समझ आया, बायोमैग्निफिकेशन। सो फॉर इंस्टेंस इफ आई से यहाँ पे नीचे प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स को जो है किसने खा लिया, प्लांट्स को मान लो आपका खा लिया रैबिट ने, ठीक है ना, रैबिट हर्बीवोर है, प्लांट को खा लिया, इस रैबिट को खा लिया किसी फॉक्स ने, और इस फॉक्स को खा लिया किसी लायन ने, ठीक है। चलो अब इस टाइप की अगर फूड चेन हमने ली, तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे इस प्लांट में DDT है ना, DDT आ गया मान लो, है ना, ये केमिकल आ गया, ये केमिकल वैसा का वैसा चला जाएगा रैबिट में, है ना, बढ़ के, और इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और वैसा का वैसा चला गया फॉक्स में, वैसा का वैसा बढ़ता हुआ चला गया किसके पास, लायन के पास। हम इसके कुछ क्वांटिटीज़ भी देखेंगे कि कैसे जो है बायोमैग्निफिकेशन, खैर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैग्नीफाई मतलब क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है, मैग्नीफाइंग ग्लास यानी क्या, छोटी चीज़ को बड़ा करना। तो बायोमैग्निफिकेशन बेसिकली यहाँ पे DDT आया था, और ये यहाँ जाते 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 ऊपर जाते जाते क्या हो गया, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। क्लियर है स्टोरी? तो यही बात यहाँ लिखी है, एज ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल, किसी भी फूड चेन में सबसे ऊपर कौन होते हैं, ह्यूमन बींग्स। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस केमिकल्स get accumulated in our body. As a result of biomagnification, these result in many harmful effects in human beings and other animals. Next आता है दूसरा, क्या है भाई दिक्कत इससे, excessive use of fertilizers and pesticides, जो कि क्रॉप फील्ड्स में यूज़ करे जाते हैं कि सॉइल को भाई फर्टाइल बनाए और पेस्ट इंसेक्ट्स को दूर करें। एंड डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट affect the soil की fertility and subsequently reduces crop yield. The soil thus may become acidic or alkaline. यानी इन केमिकल्स को एक्सपोज करने से पहली चीज़ तो क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी, यानी सॉइल में जितने अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे प्लांट को ग्रोथ मिले वो कम हो जाते हैं। एंड दूसरी बात क्या हो जाती है कि अगर मान लो कोई केमिकल, फॉर इंस्टेंस अगर कोई केमिकल किसी इंडस्ट्री में यूज़ किया हो और उसका वेस्ट H2SO4 निकला, H2SO4 हमें पता है क्या होता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर ये आ गया सॉइल में तो सॉइल कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी नेचर में, तो भी दिक्कत है भाई। एंड अगर मान लो आपका जो है कोई बेस आ गया, मान लो आपका कोई जो है बेस आ गया, तो कैसी हो जाएगी सॉइल, बेसिक, या फिर बेसिक को और क्या कहा जाता है, अल्कलाइन भी कहा जाता है। क्लियर है स्टोरी? बिल्कुल। आगे आते हैं।
नाउ अगेन जैसी बात करी थी कि अब सब चीज़ें हो गई हैं, तो ये देख लें ये जो कचरा फैलाया है इसका डिस्पोजल कैसे कर सकते हैं सही तरीके से. सो देर आर अ फ्यू मोड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. वेस्ट डिस्पोजल लिटरली मीन्स गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट. सिंपल भाषा में क्या कहेंगे, कचरे से पीछा छुड़वाना इज वेस्ट डिस्पोजल. ना पीछा छुड़वाना मतलब ये नहीं है कि बाहर जाके फेंक देना, सही वेज में. Disposal of waste should be done scientifically. The method of waste disposal depends on the nature of the waste. अब ये भी डिपेंड करता है किस टाइप का आपका वेस्ट है. अब जैसे फूड वेस्ट हो गया, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली जैसे घरों में क्या आता है ना, 2 डस्टबिन होते हैं, 2 कचरे के डब्बे. एक गीला कचरा कहते हैं, एक सूखा कचरा कहते हैं, 2 रंग भी होते हैं. तो आ जाता है आपके लिए यहाँ पे दूसरा होमवर्क है ना, जिसको पता है जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ वो जो गीला कचरा और सूखा कचरा अपन कहते हैं वो कौन से डस्टबिन में आता है. डस्टबिन के 2 कलर हैं, डस्टबिन के 2 कलर आते हैं, ब्लू एंड ग्रीन कलर का आता है. तो उसमें से ब्लू कलर में कौन सा वेस्ट आता है एंड ग्रीन कलर के डस्टबिन में कौन सा वेस्ट आता है, क्विकली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन जिसको पता है. और फनी बात यह है गीला सूखा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. गीला कचरा मैम क्या हाँ ब्लू में आएगा या ग्रीन में आएगा, दैट यू नीड टू टेल. ओके चलो भाई आगे आते हैं. सम प्रोमिनेंट मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. अब यहाँ पे हम कुछ साइंटिफिक मेथड्स पढ़ेंगे वेस्ट डिस्पोजल के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 5 आपको दिख रहे हैं मेथड्स. नंबर 1 लैंडफिल, पीछे ही जो मैंने बताया था कचरे का पहाड़ जैसा. दूसरा रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, कि कैसे हम इन्हीं वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं. थर्ड प्रेपरेशन ऑफ कंपोस्ट, कि कैसे इन्हीं टाइप के वेस्ट से कंपोस्ट बनाया जा सकता है. फोर्थ इंसिनरेशन और बर्निंग एट हाई टेम्परेचर. फिफ्थ प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर. बायोगैस आई थिंक आप फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी में, तो आपके लिए आसान रहेगी कहानी, ठीक है. ये देखो अच्छा एक चीज़ तो वो तो मैंने जो आपसे पूछा था, ये चीज़ें जो है ना यूजुअली काफ़ी ज़्यादा और अच्छे से आप जो है प्लेस कर सकते हो कचरे को. बट अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया. इंडिया में जो अभी गीला सूखा कचरा चल रहा है तो उसके हिसाब से जल्दी से कमेंट करके बताना, ठीक है. वैसे यूजुअली क्या होता है पेपर वेस्ट जो है ब्लू में डाले जाते हैं, ग्रीन में ग्लास के वेस्ट होते हैं, ऑरेंज में प्लास्टिक के वेस्ट, रेड में ई वेस्ट. ई यानी इलेक्ट्रॉनिक वाले जितने वेस्ट होते हैं, आपके मोबाइल की बैटरी वगैरह हो गई, बल्ब हो गया. मेटल के वेस्ट यानी जो है कैंस वगैरह होते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक की कैंस हो गई या सीजर वगैरह हो गए, वो येलो में. एंड ऑर्गेनिक वेस्ट जो है आपका थोड़ा डार्क कलर में है, डार्क ग्रेश या ब्लैक कलर मान सकते हैं. क्लियर है. तो ये सेव वाले बॉक्सेस के हैं, लेकिन ये आपको याद नहीं करना, ठीक है. ये याद मत करना है, दिखाने के लिए सिर्फ. चलो आगे आते हैं, शुरुआत करते हैं क्विकली से लैंडफिल से. अब लैंडफिल मैं फिर से पूछना चाहूँगी, अगर याद हो कभी कहीं रास्ते से निकलते हो तो आपने देखा होगा ऐसे पहाड़ बने रहते हैं, लेकिन वो पहाड़ देखने लायक नहीं है और उनके साथ हम फोटोज नहीं खिंचवा सकते. वाई? बिकॉज ये कचरे के पहाड़ हैं. Landfills in urban areas, majority of the solid waste are buried in low-lying areas to level the uneven surface of land. This method of waste disposal is commonly known as landfill. इसे landfill क्यों कहा जाता है भाई समझो. अर्बन एरियाज यानी शहरी इलाकों में क्या होता है यूजुअली, अब पहले के टाइम में क्या था भाई, पहाड़ वगैरह थे है ना. तो आपने देखा होगा अगर आपकी सिटी में भी कुछ रोड जैसे बम्पी होते हैं ऐसे, तो मतलब उस टाइम में पहाड़ रहे होंगे. तो अगर इस टाइप का रोड है, सो फॉर इंस्टेंस ये वाला एरिया कैसा है, लो लेवल का एरिया. तो क्या सोचा गया कि भाई इतना कचरा तो निकल ही रहा है, सो व्हाट वी कैन डू, इस लो लेवल एरिया में वेस्ट को फिल कर दिया जाए ताकि ये जो पूरा लैंड है एक लेवल पे आ जाए. इससे क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी. नंबर 1 जो है हमारा वेस्ट डिस्पोज हो जाएगा सही तरीके से, दूसरा रोड भी जो है लेवल पे आ जाएगा. सो दीज आर बेसिकली लैंडफिल्स. सिंपल था लैंडफिल. दूसरे पे आते हैं रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट. अब ये बात तो खैर बचपन से सुनते आए हो, रिसाइकल रीयूज. रिसाइकल यानी क्या, अगर किसी ऐसी चीज़ को फिर से बनाया जा सके. सबसे कॉमन एग्जांपल दूं तो पेपर का. आपने देखे होगे जब आप नोटबुक्स लेने जाते हो, सो एक आती है बिल्कुल वाइट कलर की नोटबुक है ना, एकदम सफ़ेद नया नया पेपर आता है, ठीक है. एक आती है हल्की सी येलोइश टाइप की नोटबुक, और एक आती है एकदम ना थोड़ी डार्क कलर की नोटबुक, एकदम ब्लैकिश टाइप. तो ये येलोइश और ये जो डार्क कलर है ना, दीज आर बेसिकली रिसाइकल्ड पेपर. रिसाइकल पेपर यानी क्या, इस नोटबुक को आपने यूज़ किया,
इसको आपने दे दिया, जो है कबाड़ी वाले भैया आते हैं ना, उनको दे दिया आपने, ठीक है। नाउ व्हाट ही डिड, ही सोल्ड इट टू सम, उसने कंपनी को, जिसको भी बेच दिया भाई। उन्होंने क्या किया, उस पेपर को रिसाइकल करके फिर से नोटबुक बना दी। तो हल्का आपको येलोइश या डार्क टेक्सचर दिखता है, दोज आर रिसाइकल पेपर। तो इससे बेनिफिट क्या है कि ये वेस्ट जो है भाई कहीं लैंड वगैरह पे नहीं जा रहा है, एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, एंड उसका जो है यूजेज अगेन हो पा रहा है। बात क्लियर हुई? तो यही बात को क्विकली से रीड कर लेते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, नंबर ऑफ सॉलिड वेस्ट, पेपर, प्लास्टिक, मेटल कैन बी रिसाइकल्ड बाय सेंडिंग देम टू रिस्पेक्टिव रिसाइकलिंग यूनिट्स। इन सभी की स्पेसिफिक रिसाइकलिंग यूनिट होती है। जैसे पेपर हुआ तो उसकी यूनिट अलग, मेटल हुआ उसकी यूनिट अलग, एंड इवन प्लास्टिक की भी रिसाइकलिंग यूनिट्स होती हैं। फॉर इंस्टेंस, पेपर इज सेंट फॉर रिसाइकलिंग इनटू स्पेशल पेपर मिल्स। ब्रोकन प्लास्टिक, टूटे हुए जैसे प्लास्टिक बैग हो गए, या घर में पानी का बकेट है उसका कोई हैंडल टूट गया तो अपन हटा देते हैं ना, वो हो गया है ना, कोई मग्स हैं वो टूट गए, डिशेज हैं, आर सेंट टू प्लास्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज वेयर दीज आर मेल्टेड एंड देन रीमोल्डेड। वेस्ट मेटल्स आर सेंट टू स्पेसिफिक मेटल इंडस्ट्रीज फॉर रिसाइकलिंग। तो ये फिर भी ठीक बात है भाई कि प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है। तो ये जितना भी टूटा हुआ प्लास्टिक होता है उसको जो है मेल्ट करके फिर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, क्योंकि अब भाई इसको फेंकने से कोई मतलब नहीं है, यूजेज हो ही रहा है, तो रिसाइकल करके उसी प्लास्टिक को क्यों ना यूज़ किया जाए। बात क्लियर है? आई होप ये कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। चलिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट आर ट्रीटेड इन स्पेशल प्लांट्स वेयर वैल्यूएबल वेस्ट आर recycled. Certain wastes are mixed to generate useful materials. For instance, molten plastic is mixed with asphalt and the material is used for making roads. ये बहुत ही एक बढ़िया चीज़ आई है कि जो है वेस्ट कुछ ऐसे होते हैं जिनका सोचा कि यार क्यों ना हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाएं। ऐसे कुछ स्कूल्स वगैरह में कंपटीशन भी होते हैं टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यानी जितना भी कचरा है, फालतू चीज़ें आपके पास, उससे मिलके कुछ अच्छा बना दो। तो यहाँ भी यही कहानी चली गई कि जो प्लास्टिक को मेल्ट कर दिया जाता है, जितना सारा प्लास्टिक है उसको मेल्ट करके एस्फॉल्ट के साथ अगर मिक्स करो तो वो जो आपके रोड है, रास्ते बनाने में काम आता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूज़ ऑफ प्लास्टिक की, इतना सारा प्लास्टिक जो है बढ़िया रोड बनाने में यूज़ कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। हाउस होल्ड वेस्ट सच एज पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लेफ्ट ओवर फूड, fallen dead leaves of kitchen, garden plants and potted plants can be converted into compost and used as manure। यानी जितना भी यूजुअली आप मान लो वेस्ट जो कि वेजिटेबल पील्स से हो या फिर बायो वाला वेस्ट हो, लिविंग वेस्ट हो, प्लांट्स का वेस्ट हुआ, इन सब वेस्ट को क्या किया जाता है, इन सब वेस्ट को यूज़ करके कन्वर्ट करके किस में बदला जा सकता है, कंपोस्ट में। कंपोस्ट में बदल के हम उसको एज अ मैन्योर यूज़ कर सकते हैं। अब मैन्योर क्या है भाई, हमें पता है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हिंदी में एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं खाद। खाद डाली जाती है सॉइल में, तो बेसिकली एक बायो खाद, बायो यानी केमिकल फ्री भाई, ये नेचुरल चीज़ों से बनी है, दैट इज़ बेसिकली मैन्योर। इस मैन्योर को डाल सकते हैं हम सॉइल में और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो कॉमन सी चीज़ है, शायद घर में देखा हो, कभी कोई पील वगैरह बच जाता है या कोई फ्रूट का ऐसा बचता है तो मम्मी क्या कहती हैं, मम्मी या पापा क्या कहते हैं कि गार्डन में डाल दो उसको अंदर, है ना, गार्डन में थोड़ा बरी कर दो। तो ये जो है आपके गार्डन के लिए एज अ मैन्योर वर्क कर सकता है, ठीक है। चलो अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे गार्डन में उठा के सारी पील ऐसे डाल दी, वहाँ कचरा नहीं करना है, थोड़ी लिमिट में ही उसको सेटल करके डालना है। क्लियर है? चलिए फोर्थ आता है प्रोसेस जो है मेथड डिस्पोजल का, इंसिनरेशन और बर्निंग एट हाई टेम्परेचर। ठीक है भाई, जैसे मैंने आपको एक बात क्या बताई थी कि प्लास्टिक वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बड़े ढीठ होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनको अगर आप हीट एंड प्रेशर में एक्सपोज करोगे तो ही इनका कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे इंसिनरेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस एट अ हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर 100, 200, 300 नहीं भाई, 1000 डिग्री सेल्सियस, इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे इन्हें बर्न किया जाता है एंड अल्टीमेटली इनको जो है राख में बदल दिया जाता है, कन्वर्टिंग देम इनटू एशेस। इट इज़ कैरिड आउट इन एन इंसिनरेटर। तो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंसिनरेशन? डेफिनेशन लिख सकते हो, प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर लिखना हो अप्रॉक्स 1000 डिग्री सेल्सियस, एंड अल्टीमेटली कन्वर्टिंग देम इनटू किस में बदल जाएंगे, एशेस में बदल जाएंगे। एंड इंसिनरेशन का प्रोसेस किस में होता है? काफ़ी आसान सा आंसर है, इंसिनरेटर में।
तो हाउस होल्ड वेस्ट, केमिकल वेस्ट, हॉस्पिटल के जितने, हॉस्पिटल में तो भाई बहुत ज़्यादा वेस्ट निकलते हैं, तो इन सबको जो है बर्न किया जाता है किसमें, इंसिनरेटर में. In fact, bulk of waste is removed by this technique. Burning of waste at a very high temperature generates carbon dioxide and water vapor which escape into the environment and only the ash is left behind. तो मैक्सिमम जितने भी वेस्ट है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, रिसाइकलिंग वगैरह हो गई, लेकिन उसके बाद भी तुम जितने वेस्ट डिस्पोजेबल प्रोसेस देख रहे हो ना, उसके बाद भी बहुत अमाउंट ऑफ वेस्ट कचरा रहता ही है. तो उस कचरे का आप क्या करें, तो फिर उसको इंसिनरेशन के मेथड से गायब कर दिया जाता है, यानी सिर्फ ऐश बचता है और CO2 और वाटर वेपर उड़ के चले जाते हैं. आगे आते हैं. दिस फायर ऐश कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय लैंडफिल. सिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जनरली डू लार्ज स्केल डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बाय इंसिनरेशन. तो कभी देखा होगा लैंडफिल के आसपास कचरे के जो पहाड़ हैं वहाँ बहुत सारा धुआं निकल रहा होता दिखता है ना. ज़्यादातर तो मैं तो जितनी बार क्रॉस किया मुझे धुआं निकलता हुआ दिखता है. तो दैट इज बेसिकली इंसिनरेशन प्रोसेस. फिफ्थ, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर. अगेन बायोगैस आई थिंक फिजिक्स में पढ़ी ही है आपने, ठीक है. बायोमास से जो गैस बनती है दैट इज बायोगैस. तो जैसे काऊ डंग होता है, गोबर होता है, उसके जो गैस बनती है, प्रोसेसेस भी आपने देखी होंगी डोम शेप के जो है बायोगैस प्लांट्स में, ठीक है. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज्ड इन बायोगैस प्लांट्स टू जनरेट बायोगैस एंड मैन्योर. बायोगैस इज अ चीप सोर्स ऑफ फ्यूल एंड मैन्योर एंड अ चीप फर्टिलाइजर. सो बेसिकली बायोमास क्या होता है, जितने भी लिविंग मैटर हैं, या तो वो पूरे के पूरे या फिर उनके रेसिड्यू. जैसे अगर वेजिटेबल पोटैटो है तो पोटैटो का पील है ना, आलू है तो आलू का छिलका, ये सब क्या बन सकते हैं, एक बायोमास बन सकते हैं. एंड इन्हीं बायोमास को प्रॉपरली अगर आप किससे ट्रीट कराओगे, बैक्टीरिया एंड फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ट्रीट कराओगे, 50-60 डेज का प्रोसेस होता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनटू बायोगैस. एंड ये काम कहाँ चलता है, बायोगैस के प्लांट्स में. डिफरेंट प्लांट्स बनाए जाते हैं. अच्छा, प्लांट का मतलब पौधा नहीं होता है यहाँ पे, जैसे आप पढ़ते हो ना किसके, पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट. तो प्लांट यानी एक सिस्टम की बात करते हैं पूरी. तो बायोगैस के प्लांट्स होते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें कंडक्ट की जाती हैं. सबसे पहली चीज़ इसमें बढ़िया है कि बायोगैस तो मिलती ही है, और जो बच जाती है स्लरी उसको मैन्योर की तरह यूज़ कर लिया जाता है दूसरी सॉइल्स में. ठीक है भाई, तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड उसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है. उम्मीद करती हूँ क्या कि जो है ना सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस चैप्टर को लेके. एंड अगर चैप्टर का कुछ भी टॉपिक मिस हुआ हो सो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की भी लिंक है, तो आप पूरी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं. जो जो होमवर्क दिया है वो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में. मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन. ये हम सभी को पता है भाई. इस साइट पे जितने कोर्स हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों पे हैं. ऐसा नहीं है यार कि आप मैग्नेट ब्रेन्स पे किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टीचर का कोई भी वीडियो देखो तो आपको किसी भी टाइप का चार्ज देना पड़ेगा. सभी वीडियोस 100% फ्री हैं. एंड इसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मिलती हैं बुक्स एंड ई बुक्स. अच्छा, बुक्स का कैसा रहता है पैटर्न बता देती हूँ. जैसे आपको डिफरेंट टाइप की ना थ्योरी की बुक्स मिलेंगी. मान लो बायोलॉजी है तो बायोलॉजी की बुक्स, केमिस्ट्री की बुक्स, कॉमर्स की बुक्स, और उन्हीं में आपको मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बुक्स, सैम्पल पेपर्स एंड मैनी मोर. तो इन बुक्स को कैसे अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है. लिंक में एक फॉर्म है, उस फॉर्म में डिटेल्स पूछेंगे लाइक आपको किस टाइप की बुक्स चाहिए, तो वो फिल करके आप सबमिट कर देना. देन हमारी MB की टीम आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी. सो सी यू ऑल इन द अपकमिंग सेशन. टिल देन, गुड बाय.